आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज का जो वीडियो है ये वाइफ के फेवर में है। आप कह सकते हैं कि इसी वीडियो के माध्यम से महिलाएं ये जान सकती हैं कि वो अपने पति से अगर गुजारा भत्ता, जिसको आप मेंटेनेंस कहते हैं, अगर उसकी डिमांड कर रही हैं तो किस आधार पे वो कौन कौन से आधार को कोर्ट में रेज कर सकती हैं, उनको प्रस्तुत कर सकती हैं, जिसके आधार पर कोर्ट ज्यादा गुजारा भत्ता देने का ऑर्डर कर सकती है। आज के इस वीडियो में आपको जिन जिन सवालों के जवाब मिलेंगे, पहला तो ये है कि कोई भी वाइफ जब भी अपने हस्बैंड के से मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है, उससे गुजारा भत्ता मांग रही है, तो उसे जो पति की जो सैलरी है या फिर कह सकते हैं जो उसका जो मुख्य आय है, उसके अलावा और कौन कौन सी अन्य बातों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए, जिसके आधार पे वो ज्यादा गुजारा भत्ते की मांग कर सकती है। दूसरा आपको जवाब मिलेगा कि हमारे कानून का वेल सेटल्ड लॉ क्या है, हमारा कानून क्या कहता है कि जब भी किसी वाइफ को मेंटेनेंस अवार्ड किया जाता है, जब गुजारा भत्ता का आदेश दिया जाता है, तो किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है। और जो तीसरा जवाब आपको मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से हस्बैंड के कितने हिस्सा, कितना इनकम का जो पार्ट है वो वाइफ को दिया जाना चाहिए। और मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख रही हैं तो आप इस जजमेंट पर जरूर विचार करें, क्योंकि इस जजमेंट के आधार पर ही आप ज्यादा मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती हैं। और आप जब भी आपका जो केस है वो जब आर्गुमेंट स्टेज पे आए तो इसका जिक्र जरूर करें। और इसके अलावा आप जब भी अपनी पिटीशन तैयार करें तो मैं जिन जिन आधारों को बता रहा हूं, आप उन आधारों का जिक्र करना ना भूलें, क्योंकि अगर आपने उन पॉइंट्स को पिटीशन में जिक्र नहीं किया तो उसके बाद आप उनको एविडेंस में प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप इन बातों का ध्यान जरूर दें। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी वाइफ हस्बैंड के खिलाफ मेंटेनेंस का केस फाइल कर रही है तो उसे किन किन आय का और किन किन स्रोत का ध्यान रखना चाहिए। अमूमन हमने जो देखा है कि जो वाइफ को जो लगता है कि उसे कितना पैसा मिलना चाहिए, वो ये सोचती है कि उसे इतना पैसा मिलना चाहिए ताकि उसका जो कह सकते हैं उसकी जो लाइफ है और जो उसके डेली के जो एक्सपेंस है वो फुलफिल हो जाए, उसको उतना पैसा मिल जाए। लेकिन वो इस बात को ध्यान नहीं देती है कि जो उसको कानूनी अधिकार दिए गए हैं हमारे कानून के अंतर्गत, वो इस प्रकार दिए गए हैं कि वो उसी तरह का जीवन स्तर जीने के का अधिकार उसको है जिस तरह का उसका पति अपना जीवन स्तर जी रहा है। कह सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और जो उनके जीने का, जो हस्बैंड के जीने का जो लाइफ स्टाइल है, जो तरीका है, वही सेम जो अधिकार है वो वाइफ को दिया गया है कि वाइफ भी उसी तरीके से अपना जो उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मेंटेन कर सकती है जिस प्रकार से हस्बैंड कर रहा है। एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बताऊं कि अगर मान लीजिए कि हस्बैंड के पास 2-3 महंगी कारें हैं, हस्बैंड के अच्छी प्रॉपर्टी है, उसके अलावा हस्बैंड के यहाँ पे कुछ मान लीजिए 5-6 नौकर सर्वेंट है वहाँ पे, तो पत्नी वाइफ जब भी केस फाइल करे मेंटेनेंस का, इन बातों का जिक्र जरूर करे कि हस्बैंड किस तरह की लाइफ स्पेंड कर रहा है, उसके यहाँ क्या क्या एमिनिटीज हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं। जो सुविधाएं हस्बैंड ले रहा है अपने स्वयं के लिए, वही सेम सुविधाओं की हकदार वाइफ भी है कि उसे भी वही सुविधा मिलना चाहिए जो कि हस्बैंड जो है जिस प्रकार की लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहा है उस प्रकार से। अब हम देखते हैं इस पे कि इस बारे में कानून की क्या राय हमारा जब भी हम केस फाइल करते हैं तो कोर्ट जब भी डिसाइड करती है इस प्रकार का जो केस है तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। और इस बात को आप ध्यान में जरूर रखें, क्योंकि आपको एक बार जब पता चलेगा कि कोर्ट किन की बातों का ध्यान रखती है जब भी मेंटेनेंस अवार्ड पारित किया जाता है, तो आपके लिए आसान होगा कि आप जब भी पिटीशन तैयार करें तो आप इन बातों का जिक्र जरूर करें कि जिन बातों का कोर्ट विचार करती है। कई बार हमने देखा है कि जो वाइफ है वो केवल जो हस्बैंड की जो इनकम है उसके आधार पर डिमांड करती है कि उनकी इतनी इनकम है, इस आधार पे उन्हें इतना पैसा मिलना चाहिए, उसका 20%, 25%, 30%। लेकिन जो हस्बैंड के पास जो अदर सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे मान लीजिए उनकी 2-3 प्रॉपर्टी है, वहां से रेंट आ रहा है, वो भी सोर्स ऑफ इनकम है। उनका एक जो बिजनेस है, उनके 2-3 बिजनेस है, वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम है। इसके अलावा जो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो उन्होंने कहीं पे लीज पे दिया हुआ है, या फिर कह सकते हैं कि
उस प्रॉपर्टी से भी इनको कहीं ना कहीं बेनिफिट हो रहा है, तो आपको उसको भी जिक्र करना चाहिए। इसके अलावा मान लीजिए कि हस्बैंड है, उनके अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम है, मतलब एक के अलावा अलग अलग तरीके से वो पैसा कमा रहा है किसी न किसी तरीके से, तो आपको उस बात का भी जिक्र करना जरूरी है। हाँ, आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप जिन जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, तो अगर आपके पास उसका एविडेंस है, एविडेंस वो किसी प्रकार से हो सकता है, चाहे तो आप वो उनकी सैलरी स्लिप हो, चाहे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट हो, या फिर मान लीजिए कहीं हमारे मीडिया में, सोशल मीडिया में, या फिर कह सकते हैं कि आपको इंटरनेट के थ्रू कहीं से कोई रिसोर्स मिल रहा है जिसको आप प्रोड्यूस कर सकते हो, तो आप उनका भी जिक्र जरूर करें। तो जैसा हमने आपको बताया कि सबसे पहले हम आपको बता दें कि कोर्ट किन किन बातों का ध्यान रखती है जब भी मेंटेनेंस का अवार्ड पारित किया जाता है। तो आपको स्क्रीन पे दिखेगा, आपको मैं वन के इसको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला जो है इनकम, प्रॉपर्टी एंड कैपेबिलिटी ऑफ अर्निंग ऑफ बोथ पार्टी। जैसा हमने आपको बताया कि पति की जो इनकम है और उसके अलावा पति की जो प्रॉपर्टी है और इसके अलावा उनकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो भी ध्यान में रखी जाती है कि हाँ कितना अर्न कर रहे हैं वो। इस आधार को आप जब भी केस फाइल करें तो जरूर ध्यान दें। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि लिविंग स्टैंडर्ड एंड नीड ऑफ द पार्टीज कीपिंग इन माइंड the principle that wife is entitled to get an amount of maintenance which will enable her to maintain almost the same standard of living to which she was entitled if she would have lived in the house of her husband। इसका मतलब ये है कि महिला को, वाइफ को उतना ही उसी तरह की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने का अधिकार है जिस तरह की वो अगर हस्बैंड के साथ रहती तो उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है मेंटेन रहता है। मीन्स कि जिस तरह का जो जीवन यापन है जो हस्बैंड व्यतीत कर रहा है, उसी तरह का जीवन यापन व्यतीत करने का अधिकार महिला को भी है और वो भी उसी तरह से जीवन यापन व्यतीत करने के लिए उतने ही मेंटेनेंस की हकदार होगी। अब इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें ऐसा बताया गया है क्वालिफिकेशन ऑफ द वाइफ एंड कैपेसिटी टू अर्न कैन नॉट बी अ ग्राउंड टू डिनाई मेंटेनेंस टू अ वाइफ हु इज डिपेंडेंट and does not have any source of income, whether appellant is capable of earning or whether she is actually earning are two different requirements. Merely because appellant is capable of earning is not sufficient reason to reduce the maintenance awarded by the family court. आपको इस तथ्य को ध्यान रखना जरूरी है और इसको आपको हो सकता है कोर्ट को डिफेंड भी करना पड़ेगा क्योंकि इस तरह के मौके, ढेर सारे मौके आते हैं और हर केस में इस तरह के जो आपका जो हस्बैंड है उनके जो काउंसिल है वो रेस करते हैं कि जो वाइफ है वो पढ़ी लिखी है, वो वेल एजुकेटेड है। हो सकता है कि आपका जो मार्कशीट है वही प्रस्तुत किया जाए कि आप एमएससी हैं, आप बीएड हैं, आप एमएड हैं, पीएचडी हैं या फिर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है। तो देखिए यहाँ पे जो कोर्ट ने बताया है कि किसी के पास डिग्री होना एक अलग पॉइंट है और कोई अर्न कर रहा है ये अलग पॉइंट है। तो अगर किसी के पास केवल डिग्री है और वो अगर कहीं जॉब नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वाइफ को मेंटेनेंस नहीं दिया जाना चाहिए। यहाँ पे कोर्ट का ऐसा मानना है कि जब तक कि हस्बैंड ये प्रूफ नहीं करेगा कि नहीं वाइफ के पास डिग्री भी है एज वेल एज सी इज अर्निंग फ्रॉम समवेयर, तो कोर्ट ये बिलीव नहीं करेगी कि नहीं वो कहीं से अर्न कर रही है। ये अपोजिट काउंसिल पार्टी को ये साबित करना पड़ेगा कि वाइफ वहां पे कहीं से अर्न भी कर रही है। तो आपके ऊपर अगर ये एलिगेशन लगाया जाता है कि नहीं आपके पास अच्छी डिग्री है और आप अर्न कर रहे हैं, तो आपको वहां पे ये बताना जरूरी है कि नहीं आपके पास डिग्री जरूर है लेकिन आप कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं और आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आप अपने फादर मदर से डिपेंडेंट हैं, आपका जो एक्सपेंस है वो बियर करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कोर्ट जब भी मेंटेनेंस अवार्ड पारित करती है तो किन किन बातों का ध्यान रखती है और उसके आधार पर ही मेंटेनेंस का अवार्ड पारित किया जाता है। अब जो तीसरा पॉइंट हमने आपसे जिक्र किया था कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में क्या सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है कि कितना % अवार्ड देना चाहिए, मेंटेनेंस अवार्ड देना चाहिए वाइफ को जब भी वो डिमांड करती है इसके अंतर्गत। तो ये जो जजमेंट है ये 1970 का है, लेकिन ये जजमेंट अभी जैसे मैं 2021 में आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन हमने देखा है कि ये जजमेंट लास्ट ईयर भी कोर्ट ने इसको कोर्ट किया था, मतलब लास्ट ईयर भी कोर्ट ने इसको फॉलो किया था और इस जजमेंट के आधार पे भी कोर्ट ने फैसला लिया था कि कितना मेंटेनेंस अवार्ड देना चाहिए वाइफ को। ये जो जजमेंट है ये है डॉक्टर कुलभूषण कुमार वर्सेस राजकुमारी एंड अनदर्स 1970 का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हुआ था।
इसमें देखिए क्या बताया गया है, इट वॉज हेल्ड दैट 25% ऑफ द हस्बैंड्स नेट सैलरी वुड बी जस्ट एंड प्रॉपर टू बी अवॉर्डेड एज मेंटेनेंस टू द रिस्पोंडेंट वाइफ. इट इज आल्सो हेल्ड दैट द अमाउंट ऑफ परमानेंट एलिमनी अवॉर्डेड टू द वाइफ मस्ट बी benefiting the status of the party and capacity of the spouse to maintenance. Maintenance is always dependent on the factual situation on the case, and the court would be justified in molding the claim for maintenance passed in various factor. इसका जो कंक्लूजन बता दूं आपको कि कम से कम आप 25% जो हस्बैंड की जो सैलरी है और जो अदर सोर्स ऑफ इनकम है आप उसको काउंट करें और उतने का आप दावा कर ही सकते हैं आप इस जजमेंट के आधार पर कि आपको उतना तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि आपका अधिकार है, आप अभी उनकी जो वाइफ है इसलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इतना मेंटेनेंस आपको दें और आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करें कि इतना मेंटेनेंस आपको दिया जाना चाहिए. मुझे उम्मीद है कि मैंने जिस टॉपिक को कवर किया है आज ये आपको समझ में आया होगा, और अगर इसके अलावा आपके कुछ और भी सवाल हैं या फिर आप मुझे डिस्कस करना चाहते हैं तो मुझसे आप व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं. मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मेंशन है, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले टाइम में जिस तरह से पार्ट बाय पार्ट फैमिली डिस्प्यूट के पार्ट जो भी कवर करता रहूँ आपको नोटिफिकेशन के जरिए वो जानकारी आप तक पहुँचती रहे. धन्यवाद.